हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल इंजीनियरिंग एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का सेकंड लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम लोग कनेक्शंस के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो कनेक्शंस कौन से तरह के होते हैं और कनेक्शंस के अंदर कौन से बेसिक टर्म्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमें पढ़नी चाहिए, वो हम लोग आज पढ़ेंगे। और इसका जो फर्स्ट पार्ट हमने अपलोड किया था वो था स्टील स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन। तो अगर आपने वो लेक्चर मिस कर दिया होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां जाके आप लोगों को लेक्चर जरूर देखना, ठीक है। और अगर आप चैनल से नए जुड़ रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर ऑन कर देना ताकि आपको हमारे सारे अपडेट्स की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पे सबसे पहले मिल सके, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कनेक्शंस के ऊपर। तो कनेक्शंस दोस्तों तीन तरह के होते हैं। अगर आपको स्टील कनेक्शंस करने हैं तो कनेक्शंस तीन तरह के होते हैं। पहला होता है बोल्टेड कनेक्शन, दूसरा होता है रिवेटेड कनेक्शन और तीसरा होता है वेल्डेड कनेक्शन। तो ये तीन तरह के कनेक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो पूरी तरीके से करेंगे बोल्टेड कनेक्शन के ऊपर, ठीक है। अभी जो आपके सिलेबस में है IS 800 2007, ये इसका IS कोड है, इसको आप लोग जरूर लेके बैठना साथ में। IS 800 के अनुसार आप लोगों को दो तरह के कनेक्शन पढ़ने हैं, बोल्टेड और वेल्डेड। रिवेटेड कनेक्शन अब थोड़ा आउटडेट हो गया सिलेबस में से, लेकिन वो पहले के जमाने में जो कनेक्शन होते थे वो सब रिवेट से होते थे, लेकिन अभी के जमाने में जो कनेक्शन हो रहे हैं वो सब बोल्ट से या वेल्ड से हो रहे हैं। तो इसीलिए जो दो मेन कनेक्शन टाइप्स अपने करिकुलम में है और उसके ऊपर ही एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछते हैं। आप कोई भी जेईई के एग्जाम क्रैक देने की सोच रहे हो तो उसमें भी ऐसे ही इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछने वाले हैं, बोल्ट के ऊपर या वेल्ड के ऊपर, ठीक है। तो इन दो कनेक्शन के ऊपर हम लोग अपना बेसिक फोकस करेंगे पूरा, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पूरा का पूरा बोल्ट के बारे में। बोल्ट कनेक्शन से रिलेटेड जो भी टर्म्स है, जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जो भी उसकी इंफॉर्मेशन है, वो सब आप लोगों को आज के इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले बोल्ट होता क्या है, व्हाट इज मीन बाय बोल्ट। तो बोल्ट एक तरह का मेटल पिन है जिसका कुछ पोर्शन प्लेन होता है और कुछ पोर्शन थ्रेड होता है। जैसा जस्ट लाइक दिस, एक इस तरह का बोल्ट होता है जिसका एक सम पोर्शन इज प्लेन, आधा पोर्शन समझो प्लेन है और इसका जो हाफ पोर्शन है वो समझो थ्रेड है। तो थ्रेड पोर्शन का मतलब क्या होता है, थ्रेड पोर्शन क्यों डालते हैं बोल्ट में हम। थ्रेड पोर्शन क्या करता है, थ्रेड पोर्शन जो होता है वो नट को रिसीव करता है, नट को रिसीव करने का काम थ्रेड पोर्शन करता है। और कुछ पोर्शन प्लेन होता है, जो पोर्शन प्लेन है उसे हम शांत पोर्शन भी बोल सकते हैं, प्लेन पोर्शन को शांत पोर्शन भी बोलते हैं। और बोल्ट के टॉप पे आप लोगों को इस तरह का एक हेड दिखता है। जो हेड जो होता है बोल्ट का वो नॉर्मली स्क्वायर और हेक्सागोनल शेप में होता है, ठीक है। याद रखना, बोल्ट का जो हेड का शेप होता है वो स्क्वायर या हेक्सागोनल शेप का होता है। तो ये होता है बोल्ट का हेड। तो इस तरह से बोल्ट का स्केच है, ये प्लेन पोर्शन है और ये थ्रेड पोर्शन है और टॉप में उसके हेड होता है जो इस तरह से दिख रहा है आपको, ठीक है। अब इस पोर्शन का डायमीटर आपको प्रॉब्लम में दिया होता है, जो डायमीटर ऑफ बोल्ट आपको प्रॉब्लम में दिया होता है या आपको पता होता है वो डायमीटर होता है प्लेन पोर्शन का। आप थ्रेड पोर्शन का डायमीटर नहीं निकाल सकते। आप लोगों को जो डायमीटर प्रॉब्लम में मेंशन होता है वो होता है डायमीटर ऑफ थ्रेड पोर्शन, मतलब आप प्लेन पोर्शन, मतलब आप प्लेन पोर्शन का तो एरिया निकाल सकते, लेकिन थ्रेड पोर्शन का एरिया आपको निकालना है तो आपके पास में उसका कोई डायमीटर अवेलेबल नहीं है। तो IS कोड ने क्या बोला है, IS 800 ने क्या बोला है कि थ्रेड पोर्शन का एरिया जो होता है वो 0.78 टाइम्स होता है प्लेन पोर्शन के एरिया से। समझो प्लेन पोर्शन का एरिया है AG, ग्रॉस एरिया, जो अपन सिंपली निकाल लेंगे π/4 × d² से। सपोज ये है प्लेन पोर्शन का एरिया, तो थ्रेड पोर्शन का एरिया क्या होता है, उसको बोलते हैं अपन ANB। प्लेन पोर्शन के एरिया को बोलते हैं हम लोग ग्रॉस एरिया और थ्रेड पोर्शन को एरिया को बोलते हैं हम लोग नेट एरिया। तो ANB मतलब नेट एरिया ऑफ बोल्ट, मतलब थ्रेड पोर्शन का एरिया जो होता है वो होता है 78% ऑफ ग्रॉस एरिया। मतलब ग्रॉस एरिया में से 22% एरिया क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो जो एरिया मिलता है वो होता है थ्रेड पोर्शन का एरिया, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, एरिया ऑफ थ्रेड पोर्शन इज 0.78 टाइम्स एरिया ऑफ प्लेन पोर्शन, मतलब ग्रॉस एरिया, ठीक है। तो ये एक चीज ध्यान में रखना, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अब अपन देखेंगे कि बोल्ट्स के टाइप कौन से होते हैं। तो बोल्ट के बेसिकली देखिए दोस्तों दो टाइप होते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, टाइप्स तो वैसे बहुत है
लेकिन जो दो टाइप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और एमसीक्यू से पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो है ब्लैक बोल्ट्स और हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट्स, जिसे हम बोलते हैं HSFG बोल्ट्स, ब्लैक बोल्ट्स और हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट्स। ठीक है, तो जो जो इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स बताते जाऊंगा मैं, वो सब आप लोग अपने रजिस्टर में नोट करते जाना, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जो अभी अपन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ब्लैक बोर्ड से रिलेटेड कुछ पॉइंट बताना चाहूंगा आप लोगों को। ब्लैक बोर्ड्स मुझे क्या होते हैं? ब्लैक बोर्ड्स जो होते हैं उसके अंदर कार्बन कंटेंट थोड़ा कम होता है और वो थोड़े लेस एक्सपेंसिव होते हैं एज कंपेयर टू HSFG बोल्ट। ब्लैक बोल्ट्स आर लेस एक्सपेंसिव एंड हैविंग लेस कार्बन कंटेंट। इसके अंदर जो कार्बन कंटेंट होता है वो क्या होता है? लेस होता है, मतलब कम होता है। ठीक है, उसके बाद में ब्लैक बोल्ट्स जो होते हैं वो नॉर्मली 1.5 mm टू 2 mm के होल उसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ब्लैक बोल्ट्स को ड्रिवन करने के लिए 1.5 टू 2 mm से ज्यादा होल करना, मतलब जितना डायमीटर ऑफ बोल्ट होगा उससे 1.5 से लेकर 2 mm तक के होल को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, सपोज डायमीटर ऑफ बोल्ट 16 mm का है तो डायमीटर ऑफ होल अपने को एक तो 17.5 या 18 mm का करना होगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके ऊपर अपन डायमीटर ऑफ होल को बढ़ाते नहीं है अगर हम ब्लैक बोल्ट का यूज करें। ठीक है, ब्लैक बोल्ट को हम नॉर्मली लाइट स्ट्रक्चर में यूज करते हैं। ब्लैक बोल्ट्स आर नॉर्मली यूज फॉर लाइट स्ट्रक्चर्स, जैसे कि पर्लिंग्स हो गए, ब्रेसिंग्स हो गए, ट्रसेस हो गए, कोई दो एलिमेंट को कनेक्ट करना है तो वहां हम ब्लैक बोल्ट्स यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये दो प्लेट है, इसे कनेक्ट कर लाइट एलिमेंट है, यहाँ हम ब्लैक बोल्ट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्लैक बोल्ट्स आर यूज फॉर लाइट स्ट्रक्चर्स। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ब्लैक बोल्ट्स आर रेफर्ड एज टेम्पररी फास्टनर्स। ब्लैक बोल्ट्स को हम लोग नॉर्मली टेम्पररी फास्टनर बोलते हैं। फास्टनर मतलब कनेक्शन के मीडियम्स, किस किस माध्यम से हम कनेक्शन कर सकते हैं उसे बोलते हैं फास्टनर्स। तो ब्लैक बोल्ट्स को बोला जाता है टेम्पररी फास्टनर्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो ब्लैक बोल्ट से रिलेटेड है। और ब्लैक बोल्ट्स के अंदर जो लोड ट्रांसफर होता है वो होता है शियर से। ब्लैक बोल्ट के अंदर लोड इज ट्रांसफर्ड बाय शियर, लोड इज ट्रांसफर्ड बाय शियर। तो ये एक पॉइंट को ध्यान में रखना आप लोग। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप लोगों को ब्लैक बोल्ट से रिलेटेड याद रखना है। कोई भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे HSFG बोल्ट के बारे में, मतलब हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट के बारे में। ठीक है, तो HSFG बोल्ट क्या होते हैं? हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट, HSFG बोल्ट। तो इसके अंदर जो कार्बन कंटेंट होता है वो थोड़ा मीडियम होता है। इसमें होता है मीडियम कार्बन कंटेंट, मीडियम कार्बन कंटेंट। और ये इतने ज्यादा एक्सपेंसिव, मतलब इससे ज्यादा एक्सपेंसिव है। ब्लैक बोल्ट्स थोड़े कम एक्सपेंसिव है, लेकिन ये बोल्ट क्या है? एक्सपेंसिव है, क्योंकि इसमें कार्बन कंटेंट ज्यादा होता है। और इसमें हम जो स्टील यूज करते हैं वो स्टील भी होता है हाई टेंसाइल स्टील। इस बोल्ट को बनाने के लिए जो स्टील की क्वालिटी होती है वो भी हाई टेंसाइल स्टील होती है, तो इसके लिए भी इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। उसके बाद में ये बोल्ट 16 mm से लेके तो 32 mm तक आपको अवेलेबल होते हैं। 16 mm से लेके तो 32 mm के डायमीटर तक आप लोग ये बोल्ट यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में ये जो बोल्ट है ये एक परमानेंट फास्टनर है, मतलब ये आपको रिमूव नहीं करते आता, ये एक परमानेंट फास्टनर हो गया। HSFG बोल्ट इज परमानेंट फास्टनर, इससे आपका फेलियर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसके अंदर फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं, तो ये आप लोगों को पॉइंट ध्यान में रखना है। उसके बाद में ये जो टाइप है HSFG बोल्ट का, इसे हम एक वाइब्रेशन अगर आ रहा है अपने स्ट्रक्चर पे, या इंपैक्ट लोड आ रहा है, या हाई राइज बिल्डिंग है, इस तरह के हेवी स्ट्रक्चर के लिए भी अपन इसे यूज कर सकते हैं। तो इस दिस बोल्ट्स आर यूज फॉर हेवी स्ट्रक्चर्स। हेवी स्ट्रक्चर्स मींस जैसे कि एक इंपैक्ट लोड आ रहा स्ट्रक्चर के ऊपर, वाइब्रेशन हो रहा स्ट्रक्चर में, तो भी ये HSFG बोल्ट उसको सस्टेन कर सकता। अगर हाई राइज बिल्डिंग है, एक हाई हाइट की बिल्डिंग है, टॉल बिल्डिंग है, उसके अगर अपने को स्टील स्ट्रक्चर कनेक्ट करने का है तो उसमें अपन HSFG बोल्ट यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो उससे रेजिस्ट कर सकता है। तो ये इसकी कुछ खासियत हो गई कि कार्बन कंटेंट कम होता है, टेंसाइल स्टील हाई होता है, बोल्ट का डायमीटर आप लोग 16 से लेकर 32 तक यूज कर सकते हैं, ये परमानेंट फास्टनर होते हैं और इसमें इसको हम हेवी स्ट्रक्चर के लिए यूज कर सकते हैं। और एक पॉइंट दोस्तों, ब्लैक बोल्ट जो होते हैं ये अवेलेबल होते हैं 4.6 ग्रेड के अंदर, मतलब जो क्लास में अपने को ब्लैक बोल्ट्स मिलते हैं वो क्लास होती है 4.6 की। 4.6 में अपने को बोल्ट की स्ट्रेंथ बहुत कम मिलती है, लेकिन HSFG बोल्ट जो होते हैं वो हमें अवेलेबल होते हैं
10.9 की क्लास में और 12.9 की क्लास में। मतलब इसकी जो बोल्ट की अल्टीमेट स्ट्रेंथ है वो है सिर्फ 400 न्यूटन पर एमस्क्वायर और इसकी बोल्ट की स्ट्रेंथ है 1000 और 1200 न्यूटन पर एमस्क्वायर। तो यही से आप समझ सकते हो कि एचएसएल की बोल्ट की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी ज्यादा है एज कंपेयर टू ब्लैक बोल्ट्स। ठीक है दोस्तों, और ये जो बोल्ट होते हैं इसमें जो लोड होता है वो लोड ट्रांसफर होता है shear के माध्यम से। इन दिस टाइप ऑफ बोल्ट लोड इज ट्रांसफर्ड थ्रू shear। तो ये shear नहीं, फ्रिक्शन। shear फर्स्ट इसमें था। इसमें जो लोड है वो लोड ट्रांसफर होता है फ्रिक्शन के माध्यम से। तो ये इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन गिव बोल्ट में लोड किस माध्यम से, किस वे से ट्रांसफर होता है। तो लोड इज ट्रांसफर्ड थ्रू फ्रिक्शन और इधर लोड इज ट्रांसफर्ड थ्रू shear। ठीक है, और एक पॉइंट आपको बताना चाहूंगा कि जो डायमीटर ऑफ बोल्ट होता है दोस्तों, डायमीटर ऑफ बोल्ट को लिखने का एक तरीका होता है। स्टील डिजाइन के अंदर डायमीटर ऑफ बोल्ट को एक प्रॉपर डेजिग्नेशन दिया हुआ है। जैसे आपके पास में अगर एक आपको 16 mm का डायमीटर है बोल्ट का और उसे आपको लिखने का है, उसे आपको रिप्रेजेंट करने का है, तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैं लिखता हूं 16 mm के डायमीटर को मैं लिखूंगा M16, 18 का डायमीटर को लिखूंगा M18, 20 का डायमीटर को लिखूंगा M20। इसमें जो M है दोस्तों, ये M का मीनिंग क्या होता है? M का मीनिंग होता है मीट्रिक साइज। M का मीनिंग होता है मीट्रिक साइज। और ये जो नंबर है 16, 18, 20, ये मतलब क्या है? आपका डायमीटर ऑफ बोल्ट है। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायमीटर ऑफ बोल्ट को किस तरह से हम डेजिग्नेट कर सकते हैं ये आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोगों को पता नहीं है कि डायमीटर ऑफ बोल्ट को किस तरह से लिखा जाता है। तो इस तरह से आप लोग डायमीटर ऑफ बोल्ट को लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया कि बोल्ट के टाइप कौन से होते हैं। तो दो टाइप होते हैं, एक ब्लैक बोल्ट और एक एचएसएल की बोल्ट। दोनों टाइप ऑफ बोल्ट आप लोगों को मैंने एकदम सिंपल भाषा में समझा के दे दिया। कुछ भी डिफिकल्टी आती है इनको समझने में तो मुझे आप कमेंट में पूछ लेना। ठीक है, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कर देना। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। जो जॉइंट्स होते हैं, जो जॉइंट्स हम तैयार करते हैं वो कौन से टाइप के होते हैं। तो जॉइंट्स के दो बेसिक टाइप जो है उसमें पहला है लैप जॉइंट और दूसरा है बट जॉइंट। लैप जॉइंट और बट जॉइंट। तो अभी हम पहले डिस्कस करेंगे लैप जॉइंट के बारे में। लैप जॉइंट क्या होता है? तो जब आप दो प्लेट को एक के ऊपर ओवरलैप करते हो और उसे कनेक्ट करते हो तो उस जॉइंट को बोलते हैं हम लोग लैप जॉइंट। When two plates are connected by overlapping over each other, in that case the joint form is known as lap joint। जैसे कि ये दो प्लेट है, इन दो प्लेट को मैंने एक के ऊपर ओवरलैप किया और यहाँ इसको इस तरह से बोल्ट के माध्यम से कनेक्ट किया। इस केस में हम ब्लैक बोल्ट का यूज कर सकते हैं, एकदम लाइट स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ इस तरह से बोल्ट का यूज किया तो इस तरह के एक कनेक्शन को बोलूंगा मैं, इस तरह के जॉइंट को बोलूंगा मैं लैप जॉइंट। ठीक है, और इस तरह के जॉइंट्स में हमेशा जो फोर्स एक्ट होता है वो फोर्स होता है shear फोर्स। लैप जॉइंट के अंदर जो फोर्स हम मेंबर पे एक्ट करते हैं वो फोर्स होता है टेंजेंशियल। ये आपका सरफेस है और सरफेस को परपेंडिकुलर फोर्स होता है। तो अगर फोर्स सरफेस को परपेंडिकुलर है तो उसे बोलते हैं हम लोग टेंजेंशियल फोर्स, मतलब उसी को बोलते हैं हम लोग shear फोर्स। इसीलिए लैप जॉइंट जब फेल होता, लैप जॉइंट में जब फेलियर होता तो उस फेलियर को बोलते हैं हम लोग shear फेलियर। लैप जॉइंट में जब फेलियर होता है तो उसे बोलते हैं हम लोग shear फेलियर। अब ये shear फेलियर के दो टाइप हो सकते हैं, एक होता है सिंगल shear फेलियर और एक होता है डबल shear फेलियर। तो देखो, अगर आपके पास में ऐसी दो प्लेट कनेक्ट की है, इस तरह से आपने दो प्लेट कनेक्ट की है और दो प्लेट कनेक्ट करने के बाद में जिस प्लेन के अंदर आपका फेलियर हो सकता वो प्लेन ये है दोस्तों। समझ में आ रहा है आपको? ये प्लेन है जहां से आपकी प्लेट टूट सकती है। ये तो ऐसा होगा नहीं फेलियर, यहां से भी फेलियर नहीं होगा। जिस जोन में आपका फेलियर हो सकता वो ये प्लेन है, इसी प्लेन के अंदर फेलियर हो सकता। तो ऐसे कितने प्लेन दिख रहे हैं आप लोगों को? जब मैं दो प्लेन आपको दिखा रहा है ऐसे, तो आप लोगों को ऐसे कितने प्लेन दिख रहे हैं फेलियर के? सिर्फ एक प्लेन दिख रहा। आप मुझे क्या बोलोगे? सर एक प्लेन दिख रहा, बराबर, सिर्फ एक प्लेन दिख रहा। तो अगर आप दो प्लेन कनेक्ट करते हो और वहां सिर्फ एक ही प्लेन ऑफ फेलियर है तो उसे बोलते हैं हम लोग सिंगल shear फेलियर। क्या बोलते हैं? सिंगल shear फेलियर। और अगर इसी के साथ में मैं ऐसे तीन प्लेट कनेक्ट कर रहा हूं, इस तरह से मैंने तीन प्लेट कनेक्ट कर दिए, तो वहां आप मुझे क्या बोलोगे? सर यहाँ पे अपने को यहाँ से भी फेल हो सकता और यहाँ से भी फेल हो सकता। मतलब यहाँ कितने प्लेन ऑफ फेलियर दिख रहे? हाउ मच प्लेन ऑफ फेलियर आर देयर? टू प्लेन। तो उसको बोलेंगे अपन
डबल शियर फेलियर। डबल शियर फेलियर दोस्तों, चाहे वो लैप जॉइंट रहो या बट जॉइंट रहो, दोनों भी जॉइंट जिस मोड में फेल होते हैं वो होता है शियर फेलियर, क्योंकि अपन उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रहे हैं वो है टेंजेंशियल, मतलब शियर फोर्स। तो शियर फोर्स लगाने के बाद में आपको शियर फेलियर ही मिलने वाला है। अब वो शियर फेलियर के दो टाइप हो सकते हैं, एक तो सिंगल शियर फेलियर या डबल शियर फेलियर। कैसे पहचानोगे आप लोग? अगर आप दो प्लेट कनेक्ट कर रहे हो तो मतलब वहां है सिंगल शियर फेलियर, अगर आप तीन प्लेट कनेक्ट कर रहे हो मतलब वहां है डबल शियर फेलियर। ठीक है, लैप जॉइंट के अंदर इस तरह से आपको पहचानना है कि आपका फेलियर प्लेन सिंगल शियर का है कि डबल शियर का। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ेंगे बट जॉइंट के अंदर। बट जॉइंट मतलब क्या होता है, जहां हम प्लेट को आपस में ओवरलैप नहीं करते, हम प्लेट को कनेक्ट तो करते हैं लेकिन ओवरलैप ना करते हुए एडिशनल कवर प्लेट्स का यूज करके हम लोग प्लेट कनेक्शन कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं हम लोग बट जॉइंट। जैसे कि ये दो प्लेट है, इस तरह की एक प्लेट है और इस तरह की एक प्लेट है, इन दोनों को मैंने ओवरलैप नहीं किया क्योंकि ओवरलैप कर दूंगा तो वो लैप हो जाएगा, तो अपने को बट करना है। तो बट जॉइंट में क्या होता है, आपको प्लेट्स को एक में के ऊपर ओवरलैप नहीं करना है, आपको ऐसे उसके ऊपर एडिशनल कवर प्लेट्स लगानी है और फिर उसको ऐसे बोल्ट के माध्यम से कनेक्ट कर देना है। तो इस तरह से आप भी जॉइंट करते हो, उसे बोलते हैं हम लोग बट जॉइंट। अब अगर ये कवर प्लेट, इसको बोलते हैं अपन कवर प्लेट। अब अगर ये कवर प्लेट मैंने सिर्फ एक ही साइड में लगाई, मतलब सिर्फ टॉप में लगाई, मैंने बस सिर्फ टॉप में लगाई, तो मतलब इस तरह के प्लेन में अगर इसे फोर्स लगाया, जैसे शियर फोर्स लगाया, अब यहाँ जो फेलियर होगा वो फेलियर इस पूरे जोन में कहीं हो सकता है, ये जोन में, ये वाला जोन देखो, ठीक है, ये जोन में फेलियर कहीं भी हो सकता, मतलब इसको बोलेंगे अपन सिंगल शियर फेलियर। और उसी तरह से अगर मैंने ये प्लेट नीचे से भी लगा दी, ऊपर से भी एक प्लेट लगाई और नीचे से भी एक प्लेट लगाई, तो यहाँ दो तरह के फेलियर प्लेन बनते हैं। एक तो आपका प्लेन आपका फेलियर यहाँ से भी हो सकता, या आपका ये कनेक्शन यहाँ से भी फेल हो, नीचे के प्लेन से भी फेल हो सकता, नीचे के प्लेन से भी आपका कनेक्शन फेल हो सकता। मतलब अगर आप एक कर्व प्लेट यूज करते हो तो उसको बोलना सिंगल शियर फेलियर, और अगर आप दो कर्व प्लेट यूज करते हो तो उसे बोलना डबल शियर फेलियर। इसमें कैसे पहचानते हम लोग, सिंगल कवर बट जॉइंट, मतलब बट जॉइंट विद सिंगल कवर प्लेट। सिंगल कवर बट जॉइंट अगर अपन यूज कर रहे हैं तो उसे बोलेंगे हम लोग सिंगल शियर फेलियर। डबल कवर बट जॉइंट अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो उसे बोलेंगे हम लोग डबल शियर फेलियर। ठीक है, दोनों प्रकार के जॉइंट में सिंगल शियर को डबल शियर को कैसे पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है, आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, और जाते जाते एक बात बताना चाहूंगा आप लोगों को, लैप जॉइंट जो होते हैं, लैप जॉइंट के अंदर जो लोड एक्ट होता है वो होता है इसेंट्रिक लोड। लैप जॉइंट में जो लोड एक्ट होता है वो होता है इसेंट्रिक लोड। तो लैप जॉइंट में इसेंट्रिक लोड आता है, उस वजह से इसके अंदर बेंडिंग हो सकती है, क्योंकि बेंडिंग कब पॉसिबल है, जब आपके मेंबर पे कपल फॉर्म हो रहा, अगर कपल फॉर्म हो रहा तो अनडिजायरेबल बेंडिंग हो सकती। तो यहां से आपको क्या ध्यान में रखना है दोस्तों, लैप जॉइंट इज सब्जेक्टेड टू इसेंट्रिक लोड, so there is possibility of undesirable bending, but joint does not have eccentric load, so there is no any possibility of undesirable bending। इसेंट्रिसिटी किस तरह के जॉइंट में आती है, इसके ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे हुए हैं, अलग अलग एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसेंट्रिसिटी किस तरह के जॉइंट में आती है, सिर्फ लैप जॉइंट के, लैप जॉइंट सब्जेक्टेड टू इसेंट्रिक लोड, सो पॉसिबिलिटी ऑफ बेंडिंग। But joint does not have eccentric load, so there is no possibility of undesirable bending। ये पॉइंट भी आपको नोट डाउन करके रखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये अपन ने आज बोल्ट कनेक्शन के जो बेसिक पॉइंट्स थे, जो बेसिक वन लाइनर्स थे, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछते हैं, वो सब डिस्कस किया आपने। और भी इसका थोड़ा सा क्वेश्चन रह गया है। आज सिर्फ हमने बोल्ट के टाइप डिस्कस किए और बोल्ट्स के जॉइंट डिस्कस किए। अब ये जो बोल्ट है, ये इस बोल्ट के अंदर जब कनेक्शन करते हैं हम लोग, तो कनेक्शन में कौन से टेक्निकल टर्म्स यूज करना होता है और कौन से मोड्स में बोल्ट फेल हो सकता है, ये हम लोग इसके पार्ट 2 में देखेंगे। ठीक है, बोल्टेड कनेक्शन के ऊपर एक पार्ट और बनाऊंगा, इसके अंदर अपन बोल्ट कनेक्शन के कुछ टेक्निकल डेफिनेशंस पढ़ेंगे और बोल्ट कनेक्शन किस तरह के मोड्स में फेल हो सकता है वो पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो इसे प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर देना,
और हमारे चैनल को जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकन को जरूर ऑन कर दे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।